दिल्ली के इस आदमी ने अपनी पत्नी के टुकड़े टुकड़े करके उसके पूरे शरीर को जलती हुई तंदूर की भट्टी में झोंक दिया था। उसकी ऐसी हालत हो गई थी ना, जिसके कारण से पूरे दिल्ली के लोगों ने 1 साल तक तंदूर खाने के बारे में सोचे भी नहीं थे। जब कभी भी तंदूर खाने का ख्याल भी मन में आता था ना, तो ऐसा लगता था कि कहीं हम उसी लड़की के पके हुए तंदूर को तो नहीं खा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत्य के आज के इस एपिसोड में आप सभी लोगों के सामने एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना की कहानी लेकर आया हूं जो आज से लगभग 29 साल पहले दिल्ली में घटी थी, जिसे पूरी दुनिया आज तंदूर केस के नाम से जानती है या तंदूर कांड। कोर्ट ने भी इसको रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस का नाम दिया, यानी कि एक ऐसी घटना जो कि बहुत रेयर से रेयर सिचुएशन में घटती है। आइए शुरू से जानते हैं इस खौफनाक कहानी के बारे में, जिसमें एक पति ही शैतान का रूप धारण कर लिया। दरअसल ये कहानी जुड़ी हुई है नैना साहनी और सुशील शर्मा नाम के एक लड़के के साथ। नैना साहनी एक साधारण से मिडिल क्लास परिवार में जन्मी एक बढ़िया सी लड़की थी। वो बहुत ही डोमिनेंट टाइप के नेचर की थी, मतलब किसी से भी दबती नहीं थी, अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीती थी, मुंहफट थी, किसी की भी सुनती नहीं थी। उसके इसी नेचर की वजह से जब वो दिल्ली में अपने कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी तो कॉलेज पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गई थी और वहाँ की लीडर भी बनी। जब वो ग्रेजुएशन के अपने फाइनल टाइम में आ गई, फाइनल ईयर में आ गई, तो उसने सोची कि अब मैं थोड़ा पढ़ाई में ध्यान लगा देती हूँ। उसने पढ़ाई में ध्यान लगाई और उसकी पॉलिटिक्स, लीडरशिप वगैरह सब छूट गई। लेकिन कुछ सालों बाद जब वो पूरी ग्रेजुएट हो गई और अपनी लाइफ में अपने करियर को तलाश रही थी, तब उसने कांग्रेस के यूथ पार्टी, मतलब वो कांग्रेस की यूथ लीडर बन गई। फिर सब कुछ अच्छा चलने लगा। लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात होती है सुशील शर्मा नाम के एक लड़के से, जो कि बिल्कुल बाय नेचर इसी की टाइप का था, मतलब अभी तक तो था। सुशील शर्मा भी एक मिडिल क्लास परिवार का लड़का था और बचपन से ये सपना देखता था कि मुझे अपनी लाइफ में पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी है, खुद का कोई बड़ा बिजनेस ज्वाइन करना है, किसी की नौकरी नहीं करना है। वो भी अपने कॉलेज में बिल्कुल दबंग टाइप के नेचर का था, पॉलिटिक्स में ही था, लीडर ही बना फिरता था और उसके सामने लिटरली कोई भी मुंह चलाता था ना, तो तुरंत उसके ऊपर चाकू चला देता था, जिसकी वजह से उसे सब लोग सुशील चाकू मार नाम से जानते थे। सुशील भी अपनी ग्रेजुएशन के बाद कांग्रेस की यूथ पार्टी को ज्वाइन कर चुका था, मतलब वो भी कांग्रेस का एक युवा नेता बन चुका था। अब दोनों ही एक ही पार्टी से थे, एक ही शहर से थे और दोनों का नेचर लगभग आसपास का ही था। तो 1989 में दोनों की पहली बार मुलाकात हुई और जब मुलाकात हुई तो दोनों को एक दूसरे का नेचर व्यवहार बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और दोनों को ही एक दूसरे से प्यार हो गया। 89 से लेकर 93 तक दोनों एक दूसरे के प्यार में रहे और 93 में दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली। शादी इन लोगों ने बड़े गोपनीय तरीके से करी थी, क्योंकि सुशील नहीं चाहता था कि उसकी इस पर्सनल लाइफ के बारे में किसी को भी पता चले, क्योंकि जैसा मैंने आप लोगों को बताया, अपनी लाइफ में कुछ बड़ा और कुछ अलग, कुछ यूनिक करना चाहता था। इस वजह से उसको ऐसा लगता था कि मेरी शादी के बारे में अगर दुनिया को पता चलेगा तो मेरी लाइफ में एक रुकावट आ जाएगी। खैर, सबकी अपनी अपनी सोच। शादी के बारे में उसने अपने क्लोज रिलेटिव्स तक को नहीं बताया। इस शादी में सिर्फ उसके माँ बाप, लड़की के माँ बाप और कुछ पर्सनल क्लोज वाले फ्रेंड्स ही थे। ज़्यादा लोग बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं हुए। ये लोग शादी को इतना छुपा कर रखना चाहते थे, अपने पड़ोसियों को भी तक नहीं बताना चाहते थे कि वो लोग दिल्ली के गोल मार्केट के इलाके में एक फ्लैट रेंट पे लिए और वहां पे जाके रहने लगे, अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों से बिल्कुल कट के। अब जब शादी हो गई ना, तो सुशील का नेचर पूरी तरीके से बदल गया। अभी तक तो सब कुछ अच्छा था, अपनी गर्लफ्रेंड से वो बहुत प्यार करता था, बिल्कुल उसी की तरह व्यवहार करता था। लेकिन शादी के बाद उसका नेचर बहुत ज़्यादा शकी हो गया। बात बात में अब वो नैना के ऊपर शक करने लगा। यहाँ तक कि उसने अपने नौकर और काम वाले को भी ये बोल के रखा था कि भाई, जब मैं घर से बाहर जाता हूँ तो इस लड़की के ऊपर ध्यान रखना, मुझे इसके ऊपर भरोसा नहीं है। नौकर भी नैना के ऊपर नज़र रखने लगे थे। ये सारे रीजंस की वजह से ना नैना को ऐसा लगने लगा था कि मेरी ज़िंदगी बहुत घुट रही है, मैं बर्बाद हो गई इस लड़के से शादी करके, क्योंकि सुशील उसको अपने घर से बाहर तक निकलने नहीं देता था। ऐसा हो गया था कि यार, मैं एक जेल में आ गई हूँ क्या। जैसे तैसे करके उसने अपने जीवन के 2 साल काटी। लेकिन सन 1995 में उसके दिमाग में एक ऐसा आइडिया आया कि उसने सोची कि यार, क्यों ना मैं अपने पति का घर छोड़ के कहीं दूर ही भाग जाऊं।
इंडिया से बाहर। उसने सोची कि यार मैंने एक टाइम पे सोची हुई थी कि मैं इंडिया से बाहर जाके कोई बिजनेस करूंगी। वो एक बिजनेस करना चाहती थी ऑस्ट्रेलिया में जाके, उसके दिमाग में फुल टू आइडिया था, लेकिन अब उसकी मदद कौन करेगा। तब उसको ख्याल आया अपने एक एक्स बॉयफ्रेंड का, मतलूब, जो कि उसके कॉलेज के टाइम का ही उसका एक बॉयफ्रेंड था। ये एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करता था, लेकिन नैना एक पंजाबी फैमिली से थी और ये एक मुस्लिम फैमिली से था। दोनों का रिलीजन बिल्कुल अलग था, दोनों की धारणाएं बिल्कुल अलग थी, इस वजह से दोनों की शादी नहीं हो पाई थी। लेकिन फिर भी एज अ फ्रेंड इन लोगों ने जब तक एक दूसरे को जाने, एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार ही किए थे। 1995 में जब नैना को किसी की मदद की जरूरत पड़ी तो उसने सबसे पहले मतलूब को ही फोन लगाई। मतलूब भी अब शादीशुदा हो चुका था, अपनी लाइफ में सब कुछ अच्छा कर रहा था। उसने भी सोचा कि नैना भी शादीशुदा है, थोड़ी सी बात कर लूँगा, उसका मन हल्का हो जाएगा, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है। लेकिन मतलूब इतनी डिटेल में चीज़ों को नहीं जानता था। वो नहीं जानता था कि नैना अपनी शादी में खुश नहीं है। और बात यह भी है कि नैना का पति भी ये नहीं जानता था कि मेरी पत्नी मेरे साथ खुश नहीं रह रही है, मेरे व्यवहार के कारण उसको बहुत घुटन फील हो रही है। नैना अब अकेले ही ड्रिंक करती रहती और घंटों तक मतलूब से बात करती रहती। अब इसकी खबर इसके पति को तो मिल ही गई, क्योंकि उसने नज़र लगा कर रखा था। वो घर पर आता और टेलीफोन के रीडायल बटन को दबा के सुनता कि आगे वाला कौन है, फ़ोन कौन उठाता है। मतलूब फ़ोन उठाता तो वो काट देता और फिर नैना से बहुत ज़्यादा लड़ाई करता। ऐसे करते करते और कुछ महीने बीत गए। फिर एक दिन की बात है, ये अपने शहर से कहीं बाहर गया हुआ था और नैना आज बहुत ड्रिंक कर रही थी। ड्रिंक करते करते वो लिटरली अपने एक्स बॉयफ्रेंड मतलूब से बात कर रही थी और प्लानिंग कर रही थी कि अब यहाँ से कैसे मुझे बाहर निकलना है, तुम मेरी मदद करो, ऑस्ट्रेलिया में सेटल होना चाहती हूँ भाई। उसका ये बात करना हुआ ही है कि अचानक से उसका पति डायरेक्टली अंदर घुस गया। उसके पास घर की एक एक्स्ट्रा चाबी थी। जैसे उसने अपने पति को देखी तुरंत फ़ोन काट दी। उसके ऐसे रवैये को देखकर सुशील समझ गया कि नैना किसी और से नहीं बल्कि उसी एक्स बॉयफ्रेंड से बात कर रही है जिसका उसके कॉलेज के टाइम पर उसके साथ चक्कर था। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया, रीडायल बटन डायल किया और वो समझ गया कि सामने वाला मतलूब ही था। उस समय इसने अपने पास एक गन भी रखा हुआ था। उसने निकाल के सीधे फायर कर दिया। एक गोली लगी यहाँ, एक गोली लगी यहाँ और एक लगी जाके एसी यूनिट में। बस ऑन द स्पॉट नैना बिखर गई। वहीं पर ऐसा लगा कि नैना की सांसें रुक गई है। अब सुशील को होश आया कि अरे मैंने ये क्या कर दिया। वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। अगले ही पल दिमाग में आया कि मैं इसको एक प्लास्टिक के बड़े बैग में डालकर यमुना नदी में बहा देता हूँ। लेकिन फिर सोचा कि यार अगर मैं ऐसी यमुना नदी में इसको अपनी गाड़ी में बैग में डालकर लेकर जाऊँगा तो बाहर बहुत सारे लोग होंगे, उन लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा और मैं फंस जाऊँगा। उसने दिमाग लगाया कि जैसे तैसे करके मैं इसको अपनी गाड़ी तक, कार तक लेके जाता हूँ और अपने एक फ्रेंड केशव के ढाबे में पहुँच जाता हूँ। उसने ऐसा ही किया, अपनी पत्नी को बैग में डाला और केशव, जिसका आउटर इलाके में एक ढाबा था, जिसका बचपन का दोस्त था, ये केशव वही लड़का था जिसके साथ ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था। केशव ने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया था ढाबे का। उसके ढाबे में पहुंच गया और ढाबे से ठीक थोड़ा पहले अपनी गाड़ी खड़ी किया और केशव को अकेले में ले जाकर ये बोल दिया कि भाई एक बड़ा कांड हो गया, सब कुछ समझाऊंगा। अभी जितना भी स्टाफ है, जितने भी ग्राहक है तेरे ढाबे में, सबको 5 मिनट के अंदर पूरा खाली करवा, सबको निकाल ले। केशव भी अपने दोस्त को अच्छे से समझता था। उसने सारे के सारे लोगों को 5 मिनट के अंदर ढाबे से निकाल दिया। अब पूछा कि बात क्या है बता। उसने कुछ कहा नहीं। गाड़ी में सवार हुआ और गाड़ी लेकर सीधे वहाँ पर पहुँच गया ढाबे के सामने और अब अपना बैग निकाला और बैग में कहा कि इसमें मेरी पत्नी है जिसको मैंने कर दिया हूँ, भगवान के पास भेज दिया हूँ। अब इसका हमको इंतज़ाम करना है, इसके शरीर को हमको ठिकाने लगाना है और उसमें मुझे तेरी मदद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। केशव ये सुन के बहुत घबरा गया। केशव उससे ये मना करना चाहता था, लेकिन वो जानता था कि सुशील का पावर कितना ज़्यादा है। अगर वो सुशील को ऐसी सिचुएशन में हेल्प नहीं करेगा तो सुशील उसको भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो केशव सुशील से डर गया था। उसने बोला कि ठीक है, अंदर लेकर आ जा। दोनों पहुंच गए तंदूर की भट्टी के सामने। अब जो लोग तंदूर की भट्टी को नहीं समझते हैं वो लोग तस्वीर देख लें। दरअसल इसी में तंदूरी रोटी बनती है, तंदूरी चिकन, तंदूरी पनीर वगैरह को बनाया जाते हैं। अब इसका जो ओपनिंग थी
वो थोड़ी कम थी और नैना का शरीर थोड़ा लंबा चौड़ा था। ये दोनों बहुत कोशिश करने के बाद भी उस जलती हुई तंदूर की भट्टी में उसके शरीर को नहीं डाल पा रहे थे। दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। 10 मिनट तक माथापच्ची करने के बाद अचानक से सुशील के दिमाग में यह आइडिया आया कि क्यों ना हम इसके शरीर के टुकड़े कर दें किसी बड़े औजार से, और फिर टुकड़ों को डाले तो कैसा रहेगा। इन लोगों ने आने वाले 1 घंटे तक उसके टुकड़े किए हैं और फिर तंदूर में डालना शुरू किए। अब समय बहुत हो चुका था और एक अजीब सी स्मेल आने लगी थी और घबराहट भी बढ़ रही थी। तो इन लोगों ने सोचे कि जल्दी जल्दी जितना हो सके उतना इसको ख़त्म कर दो। जितने भी बटर के पैकेट थे, लगभग 10 से 15 बटर के पैकेट थे, वो पूरे तंदूर में उसके शरीर के साथ डाल दिए गए। जितने इनके पॉलिटिकल पार्टी के बैनर्स थे, जितने भी पेपर्स वगैरह थे, वो सारे उसमें डालना शुरू कर दिए। अब इतनी सारी चीज़ें एक साथ तंदूर की भट्टी में गई तो उसकी वजह से आग के जो ज्वाला है, जो लपटें हैं, वो ऊपर ऊपर तक उठने लगी। ये ढाबे के बैकयार्ड की बात है। ढाबे के बैकयार्ड में इनकी तंदूर की भट्टी लगी हुई थी, जो कि थोड़ा ओपन एरिया था। जब आग इतने ऊपर ऊपर तक निकल रही थी तो उस दिन बाहर 2 कांस्टेबल पेट्रोलिंग में थे। उन्होंने बाहर से देखे कि अरे, इनके ये ढाबे की तरफ इतनी ऊंची ऊंची आग कैसी बढ़ रही है। दोनों कांस्टेबल उस ढाबे में पहुंच गए। जैसे ही सुशील को समझ में आया कि यहाँ पे कांस्टेबल आए हैं, उसने बोला कि केशव तू यहीं पर भट्टी के पास रुकना, मैं संभाल के आता हूँ। वो भागता हुआ कांस्टेबल्स के पास गया और उनको अंदर आने से रोक दिया और ये कहा कि कुछ नहीं सर, हम तो सिर्फ अपने जो पॉलिटिकल पार्टी के जो बैनर्स है, कुछ काम के नहीं है, ऐसे पेपर्स है, उनको जला रहे हैं, आप टेंशन मत लीजिए। तो उस समय ना इतने ज़्यादा क्राइम्स भी नहीं होते थे। मैं 1995 की बात कर रहा हूँ, 2 जुलाई की बात। तो ना पुलिस वालों ने भी ये सोचे नहीं कि यार कि किसी ने कोई क्राइम किया होगा। इन लोगों ने सोचे कि हाँ ठीक है, पेपर जला रहे हैं। तो ये कॉन्स्टेबल्स ने सिर्फ इतना बोल दिए कि ठीक है भाई, आप थोड़ी इस आग को कंट्रोल करो, आजू बाजू के लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। इसने बोला ठीक है सर, अब नहीं होगा। ऐसा बोल के वो दोनों कांस्टेबल वहाँ से निकल गए। अब वो कांस्टेबल आने की वजह से ना ये दोनों को और भी ज़्यादा टेंशन हो गई कि इसको जल्दी जल्दी ख़त्म करना है। बॉडी पूरी तरीके से जल नहीं रही थी, क्या करे क्या नहीं। और पेपर्स कुछ मिले, वो और पेपर्स और इसमें कुछ ऑयल वगैरह डाल दिए कि जल्दी ज़्यादा आग बढ़ जाए। तो इन लोगों ने ये डाले हैं तो आग की लपटें और भी ज़्यादा बढ़ गई। तो इस बैकयार्ड के जस्ट पीछे की तरफ एक सब्जी वाली के घर था। उसने घर से बाहर निकल के देखी और वो भी शॉक्ड हो गई कि इतनी ज़्यादा कैसे आग लगी। उसने आग 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 चिल्लाई है और उस समय वही दोनों कांस्टेबल वो सब्जी वाली घर के सामने थे। कांस्टेबल ने सोचा अरे ये तो और बढ़ गई है, अब मैं सामने से नहीं जाता हूँ, डायरेक्टली पीछे से जाता हूँ, क्योंकि बैकयार्ड की जो दीवार है वो जहाँ पे मैं खड़ा हूँ बिल्कुल वहीं पे है। तो उसमें से जो एक कांस्टेबल था, उसने आवाज़ ना था, वो दीवार को जंप मार के सीधे वो तंदूर के सामने कूद पड़ा। अब तंदूर के सामने जैसे ही कूदा तो उसने देखा कि दोनों बहुत ज़्यादा घबराए हुए उसमें पेपर्स पे पेपर्स डाल रहे हैं। ये दोनों के रिएक्शन देख के कांस्टेबल समझ गया कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। उसने उनको साइड किया, देखने की कोशिश किया। उसको ऐसा लगा कि इसमें कोई बकरा या डियर है, हिरण वगैरह। उसने बोला इसमें क्या हिरण है क्या? ये लोग बोलते हैं नहीं सर, वो पेपर जलाने के साथ हम लोग दरअसल इसमें बकरा भी ऐसा तंदूर कर रहे हैं ताकि हमारे ग्राहक आएंगे तो थोड़े से हमको आसानी हो जाएगी, जल्दी बना रहेगा। तो उस समय उस कांस्टेबल को थोड़ा अजीब लगा। उसने आवाज़ लगा के बाहर के दूसरे कांस्टेबल को अंदर बुला लिया और अपने पास जो भी वॉकी टॉकी रहा होगा, वॉकी टॉकी में सबको इन्फॉर्म कर दिया। अब ये दोनों समझ गए बड़ा झोल हो गया है। कुछ ही मिनटों में वहाँ पर पुलिस की और फोर्स आ गई। वो जल रही आग को बुझाया गया और फिर ध्यान से देखा गया और समझ में आ गया कि इसमें कोई बकरा या फिर सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी के कोई पेपर्स नहीं, बल्कि एक शरीर है जो कि काफ़ी हद तक जल चुका था, जिसका सिर्फ सर वाला पार्ट बचा हुआ था। पूरा टॉर्सो से लेकर सब कुछ खत्म था। अब एक तरफ ये लोग तहकीकात कर रहे हैं, दूसरी तरफ मौका पाके सुशील वहाँ से भाग निकला। बात हैरानी वाली ये है कि इतने सारे वहाँ पर पुलिस वाले आ गए थे, लगभग 7-8, और 7-8 की नज़र से कहीं पर बच के छुपा हुआ था सुशील। सबकी नज़र में केशव ही आया था। सुशील को क्लियर तरीके से सिर्फ वो 2 कांस्टेबल ही ने देखे थे, जो कि पहली बार बाहर की तरफ देखे और दूसरी बार पीछे से कूद के देखे थे। सुशील वहाँ से भाग निकला और केशव पकड़ में आ गया। केशव ने पुलिस वालों को अरेस्ट होते से ही बता दिया कि ये नैना है और सुशील ने ये सारी चीज़ें किया है। लेकिन अब पुलिस वाले सिर्फ और सिर्फ इसकी बात सुनकर कैसे सुशील को पकड़ने के लिए चले जाएं? इनको कुछ सबूत भी तो चाहिए होगा ना। सबूत तो सिर्फ 2 ही है, 2 कांस्टेबल और एक ही है, 3 सबूत हो गए। मतलब सुशील पता नहीं कहाँ गायब हो गया। पुलिस वालों ने सोचे अब इतनी बड़ी गवाही आई है तो सुशील के घर पर जाकर देखते हैं। सुशील के घर पर पहुंचे तो
गोलियों के वो जो होते हैं वो मिले। पुलिस वाले समझ गए कि यहाँ पे फायरिंग वगैरह हुई है भाई, लेकिन अभी भी ये साबित नहीं होता है कि सुशील ने ही फायरिंग किया है। अब फिर से ये सब चीज़ों की तहकीकात में लग गए, लेकिन सबूत कहाँ से मिलेंगे? ये सब कुछ होते हुए किसी ने भी नहीं देखा था और सुशील यहाँ से कहीं और ही निकल गया था। लेकिन इस कांड के, इस जो पकड़ में आए थे ये लोग, मतलब केशव पकड़ में आया था और सुशील के बारे में पता चल गया था, ठीक 8 दिन बाद सुशील खुद ही अपने आप को पुलिस के पास आकर सरेंडर कर देता है, क्योंकि सुशील को कहीं ना कहीं मन में ये लगा हुआ था कि मेरे पॉलिटिकल कनेक्शंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, मुझे पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी, 1-2 महीने में ऐसे ही छूट जाऊंगा। जब वो पुलिस वालों के सामने आया तो उसने अपना पूरा हुलिया बदल के रखा था। वो पूरे बाल उड़ा दिया था, पूरी दाढ़ी उड़ा दिया था और पुलिस वालों से ये कह रहा था कि देखिए, मैं तो अभी तक बाहर था, मैं तीर्थ यात्रा में था, लेकिन जब मेरे सुनने में आया कि मेरा नाम आ रहा है मेरी पत्नी की मृत्यु में, इसलिए मैं खुद ही आप लोगों के पास आ गया हूँ। मैंने कुछ किया ही नहीं हूँ सर, कुछ किया होता तो मैं खुद आपके पास नहीं आता। मुझे चाहो तो पकड़ लो, आप लोगों को मालूम है 1-2 महीने में छूट जाऊँगा। लेकिन अब पुलिस वालों ने तहकीकात शुरू किए, बॉडी की ऑटोप्सी की, लेकिन ऑटोप्सी का भी रिजल्ट प्रॉपर तरीके से नहीं मिला। पहली ऑटोप्सी में कुछ ना कुछ गड़बड़ थी, दूसरी ऑटोप्सी में भी गड़बड़ ही आई, क्योंकि जो शरीर था वो पूरा ही जल चुका था। इतना जल गया था कि उसको पहचानना भी पॉसिबल नहीं था। मतलब नैना के माता पिता तक अपनी बेटी के शरीर को नहीं पहचान पाए थे, सिर्फ इतना ही पार्ट तो बचा हुआ था। फिर मतलूब आया था, मतलूब ने पहचाना था उसके नाक के स्ट्रक्चर से और उसके बालों के जो थोड़े 1-2 बाल बचे रहे होंगे उसके टेक्सचर से कि ये नैना ही है। तो मतलब सोचो, ऐसी कंडीशन हो गई थी, इतनी वर्स्ट कंडीशन हो गई थी। सुशील रहा तिहाड़ जेल में और उसके ऊपर कार्रवाई चलती रही चलती रही चलती रही। 2003 तक की सिचुएशन आ गई। 2003 में हाईकोर्ट ने सुशील को सजाए मौत सुना दी, लेकिन जब इसने अपील किया सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में सुशील को कह दी कि ठीक है यार, मृत्यु नहीं, इसे उम्र कैद दो। लेकिन फिर वापस से कोई याचिका डाला होगा, वापस से कोई अपील डाला होगा। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको तिहाड़ जेल से रिहा कर दी, ये कहते हुए कि सुशील के व्यवहार में बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया है और उसने अपने जीवन के अब 23 साल जेल में काट दिया है। वो काफ़ी सुधर चुका है, वो सिर्फ भक्ति करता है, पुजारी जैसा स्वभाव का हो गया है, अब वो ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा, इसलिए उसको छोड़ दिया जाए। कोर्ट ने उसे छोड़ते हुए ये भी कही थी कि ये केस रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है, ऐसे केसेस इंडिया में ना के बराबर होते हैं और शायद ही कभी हो पाएंगे, जो कि इतना ब्रूचुअली एक इंसान शैतान बन के अपनी पत्नी को ख़त्म कर सकता है। वो मतलब बहुत खतरनाक केस हो सकता है। खैर, उसके बाद सुशील बाहर निकला और अब एज अ मैरिज काउंसलर काम कर रहा है। वो शादीशुदा कपल्स को सलाह देता है कि आपको कैसे रहना चाहिए, कैसे अपनी पत्नी से, अपने पति से प्यार करना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए। सोचने वाली बात है, बिल्कुल ही है कि मतलब एक आदमी जिसने अपने रिलेशन को, जो लड़की उससे इतना प्यार करती थी, उसको ख़त्म करने से पहले, उसके साथ ऐसा करने से पहले ज़रा सा भी नहीं सोचा होगा, वो आज दुनिया को काउंसिल दे रहा है कि आपको एक दूसरे से कैसे प्यार करना चाहिए। बड़ा ही दिल दहला देने वाला कांड था, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को इसके बारे में जानकारी दे ही दूँ। अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।